इसे विस्तार से समझते हैं। ये बहुत ही रोमांचक विषय है। मतलब हम अक्सर भूगोल को सिर्फ स्थानों या नक्शों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में भूगोल कारणों का विज्ञान है। कारणों का विज्ञान? हाँ, हम आज जो कुछ भी हैं, हमारा खाना, हमारे उद्योग, हमारा काम धंधा, वो सब करोड़ों सालों से जमीन के नीचे और ऊपर चल रही उथल पुथल का सीधा परिणाम है। ये जो एटलस हम देख रहे हैं ना, ये हमें उस कारण और प्रभाव की पूरी कहानी समझने का मौका देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भारत की बाहरी रूपरेखा से करते हैं। अगर हम स्लाइड नंबर 2 में देखें, पूरी दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा। जरा सोचिए, केवल 2.4%। फिर भी ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 अलग-अलग देशों से टकराती हैं। बिल्कुल, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है। हाँ, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी। जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सपाट सा नक्शा आता है। मतलब कुछ लकीरें, कुछ रंग भरे हुए राज्य। सही बात है। लेकिन आज के इस विस्तृत अध्ययन में हमारे सामने जो इन स्लाइड्स का और भौगोलिक एटलस का ढेर लगा है, वो महज कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, वो तो एक पूरी कहानी है। एकदम। ये एक टाइम मशीन है, एक विशाल, जीवित और सांस लेता हुआ तंत्र है। आज हमारा मिशन केवल ऊंचाइयां नापना या नदियों के नाम रटना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे पहाड़, नदियां, मिट्टी और जलवायु मिलकर इस देश का इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों का पूरा जीवन तय करते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये बहुत ही रोमांचक विषय है। मतलब हम अक्सर भूगोल को सिर्फ स्थानों या नक्शों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में भूगोल कारणों का विज्ञान है। कारणों का विज्ञान? हाँ, हम आज जो कुछ भी हैं, हमारा खाना, हमारे उद्योग, हमारा काम धंधा, वो सब करोड़ों सालों से जमीन के नीचे और ऊपर चल रही उथल पुथल का सीधा परिणाम है। ये जो एटलस हम देख रहे हैं ना, ये हमें उस कारण और प्रभाव की पूरी कहानी समझने का मौका देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भारत की बाहरी रूपरेखा से करते हैं। अगर हम स्लाइड नंबर 2 में देखें, उत्तर में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों, जिसे इंदिरा कोल कहते हैं, वहां से लेकर सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींचें तो ये देश 3214 किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल, एक बहुत ही विशाल विस्तार है। हाँ, और बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों को बांटती है, और एक मानक समय रेखा भी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वही। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो काल्पनिक रेखा है जो ये तय करती है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाएं। सही कहा आपने। लेकिन अगर हम सीधे उत्तर की ओर नजर डालें तो वहां एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर खड़ी है, महान हिमालय। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक बहुस्तरीय किले की तरह है। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, जहां केटू जैसी गगनचुंबी चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन। बिल्कुल। फिर महान हिमालय, जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा हैं। उसके नीचे लघु हिमालय, जहां कश्मीर के घास के मैदान हैं जिन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग। हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह। और सबसे बाहरी परत है शिवालिक, जहां देहरादून जैसी घाटियां हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ये विशाल किला केवल एक दीवार की तरह काम करता है, या ये असल में एक प्राकृतिक छलनी, एक तरह के फिल्टर का काम करता है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हिमालय सिर्फ एक भौतिक सीमा नहीं है, यह पूरे उपमहाद्वीप का जलवायु नियंत्रक है। क्लाइमेट कंट्रोलर। बिल्कुल। इसे इस तरह देखिए, सर्दियों में मध्य एशिया और साइबेरिया से जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर ये ट्रांस और महान हिमालय की सर्द दुर्गम चोटियां नहीं होती तो क्या होता? तो वो बर्फीली हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदानों में आ जाती और हमारा ये उपजाऊ मैदानी इलाका एक ठंडे रेगिस्तान में बदल जाता। अरे बाप रे। और दूसरी तरफ गर्मियों में जब समुद्र की तरफ से मॉनसून के बादल आते हैं तो यही पहाड़ एक विशाल दीवार बनकर उन्हें रोक लेते हैं और पूरे देश में बारिश करवाते हैं। वाह, मतलब ये पहाड़ हमारी पूरी जलवायु को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। एकदम सही। और वो जो दर्रे होते हैं, जैसे लद्दाख में काराकोरम या सिक्किम में नाथुला, वो इस दीवार के दरवाजे हैं क्या? बिल्कुल, वे सिर्फ दो पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं। सदियों से यही वो असली फिल्टर रहे हैं जिनसे होकर व्यापार,
नए विचार, धर्म और संस्कृतियां इस इलाके में आईं। हिमालय को नदियों के आधार पर भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय और आगे तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। जब इन पहाड़ों से नदियां नीचे उतरती हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, तो और क्या लाती है? वे अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, रेत और गाद लाती हैं, और यही मैदानों के निर्माण का आधार है। और यहीं पर वो जादू होता है ना, यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन स्लाइड्स में पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक क्षेत्र आता है जिसे भाबर कहते हैं। भाबर। मैंने सुना है कि यहाँ पूरी की पूरी नदियां जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं, मतलब सतह पर सूखी जमीन दिखती है। ये कैसे मुमकिन है यार? ये कोई जादू नहीं है, ये असल में पत्थरों का विज्ञान है। जब तेज रफ्तार नदियां अचानक समतल जमीन पर आती हैं तो उनकी गति कम हो जाती है, ढलान खत्म हो जाता है ना? हाँ, और वे अपने साथ लाए गए बड़े बड़े पत्थरों को वहीं छोड़ देती हैं। ये 8-10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की पट्टी बन जाती है। अच्छा। अब इन गोंद पत्थरों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। जैसे अगर आप कांच की गोलियों से भरे जार में पानी डालें तो पानी नीचे चला जाएगा, है ना? हाँ, पानी तो रास्ता बना ही लेगा। इसे ही हम सरंध्रता या पोरोसिटी कहते हैं। पानी इन पत्थरों के नीचे बहने लगता है, इसलिए नदियां गायब सी लगती हैं। अच्छा, मतलब पानी जमीन के नीचे बह रहा होता है। हाँ, और ये नदियां कहीं जाती नहीं है। भाभर की ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है। यहाँ जमीन का ढलान ऐसा होता है कि ये भूमिगत नदियां अचानक फिर से सतह पर फूट पड़ती हैं। अरे वाह! क्योंकि यहाँ पानी के बहने का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता, इसलिए ये पूरा इलाका दलदली और बेहद नम हो जाता है। और शायद इसी नमी की वजह से तराई में बहुत घने जंगल पनपते हैं। बिल्कुल सही। और इसके आगे फिर ये नदियां मैदानी इलाकों में पुरानी और नई मिट्टी बिछाती हैं, जिन्हें हम बांगर और खादर कहते हैं। खादर शायद सबसे उपजाऊ होती है। हाँ, खादर सबसे नई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि हर साल बाढ़ का पानी इसे नया कर देता है। ये तो हुई हिमालय और मैदानों की बात, लेकिन अगर हम इस एटलस में थोड़ा नीचे की ओर जाएं तो हम देश के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग। बिल्कुल, यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से हैं। फिर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड है और छोटा नागपुर का पठार है, जिसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसे भारत का रूर कहा जाता है, जर्मनी के रूर इलाके की तरह। लेकिन मुझे एक बात हमेशा से उलझन में डालती है। क्या? अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो सुदूर पूर्व में मेघालय है। वहाँ गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। दिखने में वो एकदम हिमालय के पास लगता है। लेकिन भूगोलवेत्ता कहते हैं कि मेघालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो दक्षिण के इस प्रायद्वीपीय पठार का एक टूटा हुआ टुकड़ा है। हाँ, ये सच है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई जमीन का टुकड़ा इतनी दूर कैसे चला गया? ये भूविज्ञान के सबसे बड़े सस्पेंस थ्रिलर जैसा है। दरअसल जमीन का टुकड़ा कहीं गया नहीं, बल्कि बीच का हिस्सा गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, इसे ऐसे समझिए, करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट खिसककर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो जमीन पर एक जबरदस्त खिंचाव या तनाव पैदा हुआ। अच्छा। इस खिंचाव के कारण आज के झारखंड की राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच की जमीन धंस गई। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जैसे किसी ने जमीन के बीच में खाई खोद दी हो। बिल्कुल, इस खाई को मालदा गैप कहा जाता है। अब गड्ढा तो बन गया, लेकिन समय के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां अपने साथ जो मिट्टी और गाद लेकर आईं, उन्होंने उसे भर दिया होगा। एकदम सही, उन्होंने हजारों सालों में इस पूरे गड्ढे को भर दिया। आज जो हम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का समतल मैदान देखते हैं ना, वो उसी गड्ढे के ऊपर बिछी हुई मिट्टी है। अरे बाप रे! इसीलिए भले ही मेघालय आज दूर लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ की चट्टानों की खुदाई करेंगे तो वे एकदम दक्षिण भारत की चट्टानों जैसी ही मिलेंगी। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब मध्य भारत के इन पुराने पठारों को समझने के बाद जरा इनके किनारों पर नजर डालते हैं। हाँ, तटों की तरफ। पश्चिम की तरफ थार का रेगिस्तान है, जहाँ बालू के टीले बनते हैं और बहुत कम बारिश होती है,
लेकिन अगर हम दक्षिण के पठार के दोनों किनारों को देखें तो हमारे पास पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। अगर मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करूं इस स्लाइड को देखकर, तो पश्चिमी घाट एक मजबूत, ऊंची और बिना टूटी हुई दीवार की तरह लगते हैं। बिल्कुल, एक सतत श्रृंखला है। हाँ, उन्हें पार करने के लिए कुछ गिने चुने दर्रे ही हैं, लेकिन पूर्वी घाट एक ऐसी बाड़ की तरह हैं जिसके बीच में नदियों ने बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। वे जगह जगह से टूटे हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो घाटों की ये बनावट ही ये तय करती है कि हमारे तटीय मैदान और नदियां कैसा व्यवहार करेंगी। मतलब? आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी घाट एक ऊंची खड़ी दीवार है और ये समुद्र के बहुत करीब है, इसलिए वहां जो तटीय मैदान बनता है वो बहुत संकरा होता है। अच्छा। अब सोचिए, एक ऊंची ढलान से पानी समुद्र की तरफ गिरेगा तो क्या होगा? पानी बहुत तेजी से नीचे जाएगा, मतलब एकदम झरने की तरह। एकदम सही। नदियां बहुत तेज गति से सीधे अरब सागर में गिरती हैं। क्योंकि उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है, वे अपने साथ लाई मिट्टी को समुद्र के किनारे जमा नहीं कर पाती। वे सीधे समुद्र में एक गहरी खाई सी बना देती हैं। इसे ही हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए पश्चिम में डेल्टा नहीं बनते? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी घाट कटी फटी दीवार है और समुद्र से काफी दूर है। जब महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां इस तरफ बहती हैं तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। वो शांत हो जाती हैं। हाँ, वे अपनी सारी गाद और मिट्टी किनारे पर फैला देती हैं। इसीलिए पूर्वी तट बहुत चौड़ा है और वहां दुनिया के सबसे बेहतरीन डेल्टा बनते हैं। क्या बात है। और इन किनारों के पार हमारे सुदूर द्वीप भी हैं। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्तियों से बना है। हाँ, पूरी तरह से मूंगे यानी कोरल से बना है। हाँ, वाह। मतलब छोटे छोटे समुद्री जीवों के खोल जमा होकर एक पूरा द्वीप बन गए हैं। ये प्रकृति का एक अलग ही अजूबा है। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार हैं, जो असल में समुद्र के अंदर डूबे हुए ज्वालामुखियों के शिखर हैं। जी। यहीं पे बैरन द्वीप भी है, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल। मैंने ये भी पढ़ा है कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। शुरुआत में मुझे लगा कि ये टीवी का कोई चैनल होगा, लेकिन असल में ये नक्शे पर खींची गई 10 डिग्री अक्षांश की एक रेखा है, जहां समंदर का एक गहरा और चौड़ा रास्ता इन दोनों द्वीप समूहों को बांटता है। बिल्कुल सही। खैर, अब जब हम घाटों, ढलानों और पहाड़ों की बात कर ही रहे हैं, तो पानी के बहाव पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सीधा नियम है, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। बिल्कुल। और भारत की नदियों को हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय में 3 बड़े नदी तंत्र हैं। सिंधु तंत्र, जो मानसरोवर के पास से निकलता है, गंगा तंत्र, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से अपनी पहचान पाता है, और तीसरा? और ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और जो पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है स्लाइड में। क्या हुआ? दक्षिण भारत की नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, जिसे लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, कृष्णा और कावेरी, ये सब पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि पूरे दक्षिण भारत का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। सही कहा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर नर्मदा और तापी नदियां उल्टी दिशा में क्यों बह रही हैं? वे पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में क्यों जाती हैं? क्या वे भूगोल या गुरुत्वाकर्षण के नियम तोड़ रही हैं? वे कोई नियम नहीं तोड़ रही हैं, बल्कि वे भूविज्ञान के एक बहुत ही खास तंत्र का हिस्सा हैं, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली? हाँ। इसे समझने के लिए हमें फिर से जमीन के नीचे की हलचल को देखना होगा। अच्छा, तो यहाँ भी कोई सस्पेंस है? हाँ। सामान्य नदियां पहाड़ों और जमीन को काटकर अपनी घाटी खुद बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी के मामले में ऐसा नहीं है। लाखों साल पहले विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच जमीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी। जमीन फट गई थी? हाँ, जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया और एक नाली या ट्रेंच जैसी घाटी बन गई। नर्मदा नदी को ये बनी बनाई दरार मिल गई। अरे वाह! क्योंकि ये दरार पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है,
इसलिए नदी भी उसी दिशा में बहने लगी। ढलान का इस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये गहरी खाई के अंदर बह रही है। अच्छा, तो ये कारण है। और क्योंकि ये नदियां इस कठोर चट्टानी दरार में बहती हैं, वे अपने साथ ज्यादा मिट्टी नहीं काट पाती। यही वजह है कि वे समुद्र में डेल्टा बनाने की बजाय एस्चुरी बनाती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जमीन का फटना एक नदी के बहने का रास्ता तय कर रहा है। बिल्कुल। और इन्हीं नदियों के किनारों पर हमारी सभ्यताएं भी तो बसी हैं। तापी के किनारे सूरत है, गोमती के किनारे लखनऊ बसा है, और हमने इन नदियों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। जैसे सतलज पर भाखड़ा नांगल। हाँ, या नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम। लेकिन ये नदियां साल भर कैसे बहती हैं? जाहिर है इसका सीधा संबंध हमारी जलवायु और हमारे मॉनसून से है। इस स्लाइड के आंकड़े बताते हैं कि हमारी 80% से ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होती है। लेकिन इसके अलावा सर्दियां आते आते एक लौटता हुआ मॉनसून भी होता है, जो तमिलनाडु के तट पर झमाझम बारिश करता है। बिल्कुल। मौसम और पानी का ये चक्र सिर्फ नदियों को जिंदा नहीं रखता, ये चट्टानों के साथ मिलकर एक और जादुई चीज बनाता है, मिट्टी। हाँ, अब देखिए, पूरे देश में एक जैसी मिट्टी नहीं है। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी है जो नदियां पहाड़ों से लेकर आती हैं। ये बेहद उपजाऊ होती है, एल्यूवियल सॉइल। हाँ। फिर दक्कन के पठार पर काले रंग की मिट्टी है जो असल में लाखों साल पहले बहे ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनी है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर मिट्टी अलग है तो क्या इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। वहाँ सूती कपड़ों का इतना बड़ा उद्योग क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वहाँ की काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे बेहतरीन है? 100%। भूगोल ही तय करता है कि आपके खेत में क्या उगेगा और आपके कारखाने में क्या बनेगा। लेकिन मिट्टी हमेशा खेती के ही काम नहीं आती। अच्छा। हाँ, एक और मिट्टी होती है जिसे लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। लैटेराइट, इसका क्या मतलब है? ये उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश भी मूसलाधार होती है, जैसे पश्चिमी घाट या मेघालय में। अब कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्टर पेपर में कॉफी पाउडर रखकर ऊपर से बहुत सारा गर्म पानी डाल रहे हैं। क्या होता है? कॉफी का सारा अर्क पानी के साथ नीचे कप में चला जाता है और ऊपर से सूखा बुरादा बचता है। बिल्कुल, यही प्रक्रिया जमीन के साथ होती है। भारी बारिश के कारण मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्व घुलकर जमीन की गहराई में चले जाते हैं। अच्छा। इसे विज्ञान की भाषा में लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। ऊपर जो बचता है वो सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम के सख्त कण होते हैं। अब जाहिर है ऐसी मिट्टी में आप अच्छी खेती तो नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या फायदा? मतलब खेती नहीं हो सकती तो? फायदा ये है कि ये सूखने पर ईंट की तरह सख्त हो जाती है। हाँ। इसीलिए लेटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है, जिसका मतलब ही ईंट होता है। अरे वाह। ताबहार जंगल उगेंगे और कहाँ सुंदर वन जैसे मैंग्रोव वन पनपेंगे। ये प्रकृति का कितना शानदार संतुलन है। और इसी भूगोल, मिट्टी और जंगलों ने हम इंसानों के जीवन को भी आकार दिया है। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे भारत की भौगोलिक विविधता ने इंसानी विविधता को भी बचाकर रखा है। सही बात है। जनजातियों को ही देख लीजिए। हाँ, हिमालय की बर्फीली वादियों में बकरवाल और गद्दी जैसी जनजातियां हैं जो मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के साथ ऊपर नीचे घूमती हैं। ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं इसे। बिल्कुल। और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहती है जिनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और फिर अगर हम अंडमान निकोबार की तरफ जाएं तो वहां जारवा और सेंटिनेली जैसे आदिवासी समूह हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। हाँ, वे दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो आज भी मुख्य धारा से पूरी तरह अलग थलग हैं। भूगोल ने उनके चारों तरफ समंदर की ऐसी दीवार खड़ी की है कि उनके लिए समय जैसे हजारों साल पहले ही रुक गया है। और दूसरी तरफ जमीन के नीचे छिपे खजाने ने हमें आधुनिक बना दिया है। झारखंड की गोंडवाना चट्टानों से हमें कोयला मिलता है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा की धारवाड़ चट्टानों से उम्दा किस्म का लोहा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास जो रेलवे लाइनों का जाल है या जो बड़े बड़े हाईवे हैं, उनका नक्शा किसने खींचा? शायद ब्रिटिश इंजीनियरों ने या हमारे आज के प्लानर्स ने। सतह पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये नक्शा उन करोड़ों साल पहले की उन भूगर्भीय घटनाओं ने खींचा था। वो कैसे?
आपने गोंडवाना कोयले और धारवाड़ी लोहे का जिक्र किया। जब अंग्रेजों ने या बाद में भारत सरकार ने रेलवे लाइनें बिछाईं, तो उनका मुख्य उद्देश्य इन्हीं खनिज क्षेत्रों को बड़े बंदरगाहों और औद्योगिक शहरों से जोड़ना था। अच्छा, मतलब रेल लाइनें वही गई जहां खनिज थे। बिल्कुल। आज की हमारी रफ्तार, हमारे कारखाने, चाहे वो डिगबोई की पुरानी तेल रिफाइनरी हो या जामनगर की आधुनिक रिफाइनरी, उन सब की जड़ें जमीन के नीचे दबे उसी भूगोल में है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। एक तरफ हमारे पास सेंटिनेली लोग हैं जो प्रकृति के उसी पुराने भूगोल में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी भूगोल के ऊपर हमने पोरबंदर से सिलचर को जोड़ने वाला 4000 किलोमीटर से लंबा हाईवे NH27 बना दिया है, या फिर गंगा नदी के ऊपर प्रयागराज से हल्दिया तक चलने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग बना लिया है। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन से हमें क्या समझ आता है? यही कि भारत का नक्शा कोई स्थिर रुकी हुई तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, ये एक जीवंत गतिमान तंत्र है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हिमालय की बर्फ का पिघलना बंगाल की खाड़ी में बनने वाले डेल्टा का आकार तय करता है। सही बात है। और करोड़ों साल पहले जमीन में पड़ी एक दरार ये तय करती है कि आज नर्मदा नदी किस तरफ बहेगी। और दक्कन के पठार का पुराना लावा आज हमारे आधुनिक सूती कपड़ा मिलों को चला रहा है। और यही जुड़ाव ही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। हमने देखा कि करोड़ों सालों की भूगर्भीय उथल-पुथल ने उस भारत का निर्माण किया जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हमने देखा कि प्रकृति को ये संतुलन बनाने में लाखों साल लगे। हाँ, बहुत लंबा वक्त। लेकिन आज वर्तमान में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जैसी इंसानी गतिविधियां इस भूगोल को बेहद डरावनी गति से बदल रही हैं। सच में। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो कल को उत्तर भारत की नदियों को सुखा सकते हैं। समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे हमारे लक्षद्वीप जैसे सुंदर मूंगे के द्वीपों के डूबने का खतरा है। वो तो बहुत डरावना है। जो मॉनसून हमेशा से एक वरदान रहा है, वो अब अप्रत्याशित हो गया है। जो भूगोल करोड़ों सालों में गढ़ा गया, क्या हम इंसान अपने स्वार्थ में उसे अगले कुछ ही दशकों में हमेशा के लिए बिगाड़ देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें नक्शों में नहीं बल्कि अपने आने वाले कल के फैसलों में ढूंढना होगा। बिल्कुल। भूगोल सिर्फ वो नहीं है जो हमारे पैरों के नीचे है, ये वो भी है जो हमारा भविष्य तय करता है। इस भव्य और रहस्यमय भौगोलिक वास्तुकला को समझना जितना जरूरी है, इसे बचाए रखना